देखिए, इंडी गठबंधन के कारण आज संविधान खतरे में है और ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सीएए केंद्र के द्वारा पारित कानून था और इनकी राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया कि हम नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है संविधान की दृष्टि से? वक्फ बोर्ड का कानून था। मुर्शिदाबाद में दंगा किस बात पे हुआ? वक्फ बोर्ड का कानून दोनों सदनों से विधिवत पारित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में भी गया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त नहीं किया। इसके बावजूद मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा है कि हम सब नहीं मानेंगे और पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है हाँ हम सब नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। और इतना ही नहीं है, न्यायालय को किस ढंग से आतंकित किया जा सकता उसका उदाहरण देखिए। तमिलनाडु में अगर एक हिंदू धर्म स्थल पर दीप जलाने का निर्णय कोर्ट दे देता है तो उस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग यानी इंपीचमेंट लाने लगते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में कोर्ट का निर्णय, चूंकि इन्हें पता है कि पूरी तरीके से एक्सपोज हैं, गलत होगा, तो भीड़ इकट्ठा करके आतंकी करने लगते हैं। तो दिल्ली में ऐसे मुख्यमंत्री आके बैठे जिन्होंने जेल से जाने के बाद भी इस्तीफा देना उचित नहीं समझा, जिसकी वजह से संविधान संशोधन लाना पड़ा। ये तीन बातें ये दर्शा रही हैं कि अभी तक तो पश्चिम बंगाल की सरकार जनता को आतंकित करती थी, पश्चिम बंगाल की सरकार विपक्षी कार्यकर्ताओं को आतंकित करती थी, अब न्यायालय को भी आतंकित कर रही है। और वास्तविकता यह है कि ममता जी ने जो किया है वो उनके भरोसे के ध्वस्त होने की कहानी है। देखिए, पहली बात, उन्होंने कहा कि आईपैक के पास सारा का सारा डाटा था और सारी स्ट्रेटजी वो बना रही थी। यानी ममता जी ने मान लिया कि अपने नेताओं पे, वरिष्ठ नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे उनका भरोसा नहीं है, रणनीति एक आउटसाइडर बनाएगा। हमारे यहां तो कहा जाता है ना, आप ही लोग कहते हैं कि मोदी शाह की रणनीति, मोदी जी की नीति, मोदी जी की नीति, अमित शाह जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। हमारे यहां तो नेता बनाते हैं। अब आइए, उसके बाद जब ईडी की रेड हुई तो इनको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए खुद जाके वहां खड़ी हुई। तीसरी बात, मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति हाथ में फाइल नहीं लेता है, वो कहता है कि फाइल फला व्यक्ति को दे दो, उसके साथ लोग रहते हैं। अपने स्टाफ पे भरोसा नहीं था, इसलिए इन्होंने जाकर फाइल खुद ली। और जो तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पे खड़ा हुआ मुद्दई बन के कोर्ट में, वो तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था, यह मुद्दा भी आया। यानी कोर्ट में जाने के लिए भी अपने पदाधिकारी में भरोसा नहीं, यानी अपना न नेता में भरोसा, न कार्यकर्ता में भरोसा, न पुलिस पे भरोसा, न अपने प्रशासन में भरोसा, न अपने पर्सनल स्टाफ पे भरोसा। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा अब ममता जी से उठ गया है। यह बात उनको विधिवत समझ में आ गई है, इसलिए हो रहे हो। फिर मैं अंत में कहना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात है, न्यायालय को तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक जिस ढंग से आतंकित करने का प्रयास किया जाता है, और राहुल गांधी विदेश की धरती पे जाके मार्च 2023 में बोलते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उनसे पूछा जाता है ऑल इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट आल्सो, यस। जबकि फैक्ट यह है कि अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी से पहले नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। यह कौन कहता है? पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष। और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ममता बनर्जी जी के बगैर इंडी गठबंधन की कल्पना नहीं हो सकती टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अरे अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना और हत्या की कीमत पर भी जो पार्टी मोदी विरोध की राजनीति का चश्मा लगाकर सुविधा की राजनीति दिल्ली में कर सकती हो, आप सोचिए वो गठबंधन वाले देश को क्या भविष्य दिखाएंगे। ये प्रभु जनता देश 30 सेकेंड काउंटर देखिए। जी नहीं, काउंटर इतना ही है, ये जो दिल्ली में बैठ करके जो तानाशाही कर रहे हैं ना, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी पर सवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर, हेमंत सोरेन पर सवाल कर रहे हैं। मगर एसआईआर से पश्चिम बंगाल में माध्यमिक अभी नोटिफिकेशन आया है कि 10वीं क्लास के जो माध्यमिक के देने वाले जो हमारा एडमिट कार्ड होता है, मुद्दे से भटकते क्यों है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? मुद्दा है आज कोर्ट में क्या हुआ, ईडी की रेड के मामले में क्या हुआ, एक प्राइवेट एजेंसी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और डीजीपी वहां क्यों पहुंचे? मुद्दा आज ये है, आप कहां जा रहे हैं? इसका मतलब इस डिफेंस में आपके पास कुछ नहीं है कहने को, चारों खाने चित। नहीं, डिफेंस नहीं है, आप भटका रहे हैं मुद्दे को ये लोग भटकाने के लिए ये ईडी सीबीआई करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इनके नेता, जब ईडी ने, आप ईडी की निष्पक्षता पर सवाल जब उठता है, हाई कोर्ट में जब मामला जाता है, ईडी जाके बोलती है नहीं हमें हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जहां इनका मैनेजमेंट होगा वहां काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये जो बुलबुले की सरकार चल रही है और सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे नेता आकर के बढ़िया ज्ञानवर्धक
चूरन दे देते हैं जनता को, इससे लोग खुश हो जाते हैं। ये चूरन नहीं है मेरे भाई, चूरन नहीं है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये देश का संविधान है। आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप रेड के बीच में नहीं जा सकते। ये देश का संविधान है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और मैं यही सवाल कमरू जमान चौधरी से पूछना चाहती हूँ। कमरू जमान चौधरी, क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जब भी कोई इस तरह का एक्शन होता है ममता बनर्जी बाहर आ जाती है? 2019 में 45 घंटे धरने पे बैठ गई, तब भी एक सवाल पूछा गया था। फिर सीबीआई के मामले में किसी को अरेस्ट किया तो 6 घंटे धरने पर बैठ गई, और इस बार तो रेड के दौरान बीच में जाकर सामान ही उठाकर बाहर निकल आई। मैं पूछना चाहती हूं, आप लोग तो संविधान बचाने निकले थे ना, मैं संविधान के तहत दोबारा ये सवाल पूछती हूं कि ऐसा हक किसके पास है कि एक रेड के दौरान एक सेंट्रल एजेंसी काम कर रही हो, उसके दौरान आप बीच में बाधा डाल रहे हैं? और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और बंगाल को जिस तरह से नोटिस दिया है, उनके एफआईआर स्टे किए हैं, इसका मैसेज क्या है? संविधान कौन तोड़ रहा है? नाविका जी नमस्कार। सबसे पहले ये बात आपको समझना चाहिए, 15 साल ममता बनर्जी का शासनकाल में पहली बार हमको एज एन ऑपोजिशन ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे एसएससी स्कैम हो, चाहे आरजी कर हो, चाहे ओबीसी इशू हो, चाहे वाकफ का मुद्दा हो, या तो फिर बहुत सारे करप्शन का इशू। लेकिन कौन हेलो मैंने सिर्फ एक गाना गुनगुनाया कि दोस्त दोस्त ना रहा। ओके नाविका जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए कृपा करके मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। तो पा रहे होंगे थोड़ा बहुत गाना, लेकिन मुद्दा का बात है 75 साल में नहीं सुन पा रहा हूं मैं। दोस्त हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जो मुद्दा का बात है 75 साल में पहली बार इस तरह का एक सिचुएशन अराइज हुआ जहां पे एक मुख्यमंत्री जाकर केंद्रीय एजेंसी का जांच को रोकने का कोशिश किया और उसमें से फाइल को छीनने का आरोप लगाया गया उनका ऊपर में। अब आइए असली षड्यंत्र पे, दैट वी कॉल द मेन प्लॉट। जब ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डोल्ड्रम्स में है, उस जगह में बीजेपी को तो यह समझना चाहिए 2020 का ईडी का केस लास्ट विटनेस हुआ 2022 का फरवरी महीना में, और मात्र 2 महीना बाकी है इलेक्शन का टाइम में आप ईडी को भेज रहे हो वहां पे जाकर, और किसका ऑफिस में? ममता बनर्जी का जो इलेक्शन कंसल्टेंट है उसका ऑफिस में। ये क्या साबित करना चाह रहे कि ममता बनर्जी को आज एक राजनीतिक शहीद का दर्जा आप देना चाह रहे हो बंगाल में, ताकि ये बाइनरी जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, ये पब्लिक के बीच में खेलता रहे, ताकि एंटी ममता या एंटी बीजेपी वोट बाकी और कोई राजनीतिक दल उसका फायदा ना उठा सके। अल्टीमेटली तो बीजेपी तो खेलना है उसको हिंदू मुस्लिम का राजनीति बंगाल का निर्वाचन में, और ममता बनर्जी भी उसमें जो है कि इक्वल पार्टनर है हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने के लिए। लेकिन नाविका जी, सबसे मुद्दा का बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन बोलिए, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलिए, चाहे सीबीआई बोलिए, यह बात तो साबित हो चुका है ये एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से वो काम कर रही है। इस बार जो वो ईडी वहां गई तो ममता जी ने गलत किया या सही किया? पहले तो आप एक तरफ हो जाइए ना, ये 2 नाव में आप पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे।